हाय फ्रेंड्स, तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR। ठीक है। अभी ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक आधे घंटे में उसका पहले एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि गार लाया क्यों गया, वो कब अप्लाई होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट ना। सो पहले आपको एक इसका मैं बेसिक आउटलाइन बताता हूँ, फिर अपन नोट्स पढ़ेंगे। तो अभी आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो जो आपको लिख के दे रहा हूँ वो आप लिख लेना। अच्छा, अपन ने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, एंड टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, ऐसा अपन ने पढ़ा था, करेक्ट ना। तो ये चार चीज़ें अपन ने पढ़ी थी चैप्टर 1 में। नाउ अभी जहाँ पे टैक्स एवेजन होता है ना, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको बोलते हैं एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्या उसको बोलते हैं? एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है ना। अभी उस रूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मतलब ये इवेजन तो रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है। जो ईमानदार टैक्स पर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन बेईमान लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए रूल्स बनाए गए, जिसका नाम था एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अभी उसके भी दो पार्ट है। वन इज सार, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, एंड वन इज गार। सो सार स्टैंड्स फॉर specified anti avoidance rule, and GAR stands for general anti अवॉइडेंस रूल। ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल्स। हम नोट्स में मैंने दिया आगे, ये आगे यहाँ पे दिया है, बट हम बाद में पढ़ने वाले हैं स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोनों में फर्क क्या है। ओके, तो पहले समझते हैं फर्क क्या है ना। व्हाट इज स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल? जहाँ पे इनकम टैक्स में वो चोरी पकड़ने के लिए ऑलरेडी सेक्शन बनाया गया है, करेक्ट। मतलब जो जो अपन ने PGPP में प्रोविजंस पढ़े थे, जहाँ जहाँ पे टैक्स के लोग कैपिटल गेन में एंड PGPP में ज़्यादा होता है, जहाँ पे चोरी होती है, तो उसको रोकने के लिए जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है तो कैपिटल गेन में सेक्शन है 50C। तो लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन में जब एसेट बेचते हैं तो पैसा कैश में लेते हैं, एंड चेक से जो पैसा है, मतलब ऑनलाइन पैसा जो दिखाते हैं ऑन रिकॉर्ड, वो कम लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पूरा दिखाते हैं, तो उनका कैपिटल गेन क्या होता है, कम होता है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट 50C लाया गया, एंड 50C में अभी अमेंडमेंट हुआ है, 110% हुआ है। तो 50C क्या बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो आपके सेल कंसिडरेशन से अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा एज इनकम। ये अपन ने पढ़ा था। फिर आपने और एक पढ़ा है सेक्शन 48(2), PGPP में मैंने आपको पढ़ाया था। सो क्या है सेक्शन 42? दिस इज नथिंग बट एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। जहाँ पे अगर अपने रिलेटिव को पेमेंट किया, करेक्ट, एंड इफ इट इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्राइस मार्केट वैल्यू, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट डिसअलाउ किया जाए। एक्स्ट्रा पेमेंट क्या किया जाएगा? डिसअलाउ किया जाएगा। सो दीज आर द जनरल, तो दीज आर द स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। फिर आपने सेक्शन 40B पढ़ा था, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जहाँ पे मैंने आपको लॉजिक कहा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ज़्यादा देती है ताकि पार्टनरशिप का खर्चा बढ़े, एंड दे विल पे टैक्स एट अ लोअर रेट, क्योंकि फर्म के लिए फ्लैट टैक्स एट 30% है, पार्टनर्स के लिए स्लैब के हिसाब से है। तो पार्टनर्स कुछ तो टैक्स बचा सकते हैं, सो दे विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड बाय वे ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, so that that tax can be
शिफ्टेड टू देम एंड दे विल पे टैक्स एट अ लोअर रेट। तो अपन ने सेक्शन 40B पढ़ा था। तो ये जहाँ पे सेक्शन बनाए गए हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल, या स्पेसिफाइड नहीं, अपन बोलते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। इट्स अ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या है? जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है वहाँ पे अप्लाई होगा। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सेस पेमेंट टू नॉन रिलेटिव, अभी ये यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 48 अप्लाई कब होता है? व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव। ये यहाँ पे कवर होगा क्योंकि ये नॉन रिलेटिव है। एंड फिर गवर्नमेंट कार इन्वोक करेगा एंड फिर उसके हिसाब से अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो प्रूव हो गया तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसअलाउ कर देगी। सो दिस इज द बेसिक थीम बिहाइंड स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल एंड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो अभी आप लिखो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स एंड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको क्यों लाया गया? तो गार एंड सार में फर्क पूछते हैं एग्जाम में। तो सार मतलब जिसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया है वो लूपहोल, वो उसको प्लग करने के लिए ऑलरेडी सेक्शन आर देयर। मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल दिए। अपन ने एग्जीक्यूटिव में पहले जहाँ पे प्रोविजंस पड़े हैं ना सब जगह पे अप्लाई, जहाँ पे अपन मैंने आपको कहा था लॉजिक कहा था ये रोकने के लिए सेक्शन लाया गया, तो वो है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। एंड जिस एरिया में सेक्शन अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट को रियलाइज होगा कि लॉ इनसफिशिएंट है टू कवर ऑल द लूपहोल्स, तो वहाँ पे सब जगह पे क्या अप्लाई होगा? GAAR अप्लाई होगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, हाँ, बट ये डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए कंडीशंस भी है। अच्छा, अभी आगे जाके अपन एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी क्या है? दिस इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। दो कंपनीज में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं बट वो एसोसिएटेड होने चाहिए, तो वन इज इन इंडिया एंड वन इज आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे किए हैं सो दैट दे विल पे टैक्स फॉर इनकम बट एट अ लोअर रेट। मतलब इंडिया में टैक्स रेट ज़्यादा है ना, वहाँ पे टैक्स रेट कम है, तो दे विल शो मोर इनकम ओवर देयर एंड लेस इनकम ओवर हियर, और वाइस वर्सा। इंडिया में टैक्स रेट कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, सो दे विल शो मोर इनकम ओवर हियर। सो बाय मैनिपुलेटिंग देयर ट्रांजैक्शंस दे विल पे टैक्स इन अ कंट्री वेयर टैक्स रेट्स आर लेस, मतलब लोअर। तो उसको रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लाया गया, सेक्शन 92। मैं आपको आगे जाके वो भी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सार में आएंगे। तो जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन बनाए गए हैं वो सार में आएंगे, जहाँ पे सेक्शन नहीं बनाए गए वो कहाँ पे आएंगे? गार में आएंगे। ठीक है, नाउ तो ये बेसिक आई होप अपने डायग्राम बना के लिया है। नाउ कंडीशंस क्या है? ये गार इन्वोक करने के लिए कंडीशंस क्या है? पहला, ये जो आपने अरेंजमेंट किया है आफ्टर 1417, ये नोट्स में सब दिया है, ये जो आपको नोट्स में सब दिया, मैं पढ़ने वाला भी हूँ बट मैं कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ कि बाद में आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान रहेगा। सो ये अरेंजमेंट का मतलब है किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, ये 1417 के बाद होने वाला है। मतलब जिन लोगों ने 1417 के पहले चोरी की है गवर्नमेंट ने उनको माफ़ कर दिया है। गवर्नमेंट को क्या कर दिया? माफ़ कर दिया है। जिन लोगों ने उसके बाद चोरी की है उनको गवर्नमेंट पकड़ेगी, जो झोल कर रहे या चीटिंग कर रहे गवर्नमेंट के साथ। देन उसका पर्पज जो है पर्पज है टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेव करने के लिए। एंड तीसरा कंडीशन है कि ये जो टैक्स बेनिफिट है ये 3 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। मतलब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी। जहाँ पे आपने गड़बड़ी की है, टैक्स में चीटिंग की है, झोल किया है, फ्रॉड किया है, गलत काम करके टैक्स बचाया है, एंड जहाँ पे अमाउंट 3 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ पे गवर्नमेंट आपको तकलीफ देगी।
वहाँ पे गार इन्वोक हो जाएगा एंड फिर उसके हिसाब से वो अगर आपने गलत किया तो वो आपकी इनकम में एड बैक करेंगे। वो अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में क्या क्या है, उसके पेनल्टीज क्या है, सब पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी ये 3 चीज़ें पढ़ के ऐसे लगता नहीं कि यहाँ पे इवेजन हो रहा है, क्योंकि मैं कभी कभी टैक्स प्लानिंग भी करता हूँ लीगली सर, तो उसमें भी गार इन्वोक होगा क्या? नहीं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है। तो अगर अपने कायदे से टैक्स बेनिफिट लिया है, जैसे अपन ने पीजीपीपी में बहुत सारे सेक्शंस पढ़े थे जहाँ पे कायदे से आपका टैक्स से होता है, तो ये कायदे से हो रहा है तो गवर्नमेंट को अड़चन नहीं है। एंटी अवॉइडेंस मतलब क्या? आपने गलत तरीके से टैक्स को बचाया तो ही अप्लाई होगा। तो ये गलत तरीका कैसे पता चलेगा? उसके लिए और एक कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन। अभी फोर्थ जो कंडीशन है उसमें 4 है, उसमें से कोई भी एक काम अगर आप करते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, गार अप्लाई होगा। 3 से पता नहीं चलता, मतलब 3 से आप लीगली करेंगे तो क्या प्रॉब्लम? मैंने लीगली टैक्स बचा 3 करोड़, कोई अड़चन है क्या? नहीं, उस केस में गार इन्वोक नहीं होगा। सो इट्स नॉट ऑन अमाउंट, इट्स ऑन द इंटेंशन। तो आपका इंटेंशन खराब था टैक्स बचाने का, लीगली करो ना तुम। सर अभी हमारा इंटेंशन खराब था, कैसे पता चलेगा? मैं आपको अभी कंडीशंस पढ़ा रहा हूँ। वो 4 जो कंडीशंस है उसमें से एक आधा भी कंडीशन फुलफिल हो गया मतलब आपने चीटिंग किया है। पहला है अरेंजमेंट नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस। अच्छा, आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है ये मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांसफर प्राइसिंग जो इसके बाद आने वाला है, ठीक है। सो अरेंजमेंट नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन है मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। मीन्स आपको एग्जाम्पल देने वाला, ऐसे आपको समझेंगे नहीं। सो आई विल गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो। अपने टैक्स का प्रोविजन का मिसयूज किया है और lack commercial substance or carried out in abnormal manner, तो गलत मतलब इन 4 में से अगर आप कोई भी कंडीशन, अभी देखो जब आप ये 4 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 3 तो अच्छे सेंस में भी हो सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको नहीं पकड़ेगी। इन 4 में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये और लिखा है मैंने, एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो फिर गार अमाउंट भी 3 करोड़ के ऊपर, मतलब पहले दिन तो होने चाहिए, मतलब अमाउंट ऑलरेडी 3 करोड़ के ऊपर है, बट आपने जो बेनिफिट लिया ये गलत तरीके से लिया है, ये ए जो 4 ऑप्शन उसमें से लिया है, तो फिर गार इन्वोक हो जाएगा एंड फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी। नाउ इन ट्रांजैक्शन को बोलते हैं, आपने वर्ड सुना रहेगा, इसको बोलते हैं टेंटेड एलिमेंट। एंड इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ये जो अपने अरेंजमेंट किया ये इम्परमिसिबल है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, तो इसको बोलते हैं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो आपने अगर गलत काम किया है, टैक्स की चोरी की है, गलत तरीके से टैक्स बचा है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको पकड़ेंगे, बट 3 करोड़ के, मतलब छोटे मोटे चोर को उन्होंने छोड़ दिया कि 3 करोड़ के अंदर है करो चोरी, जो बड़े चोर है आपके जैसे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 करोड़ के ऊपर उनको गवर्नमेंट पकड़ेगी, मेरे को नहीं पकड़ेगी। चलो, सो ये 1 2 3 4 हो गए। अभी इसका एक एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको समझेंगे नहीं ये होता कैसे। एंड फिर ये होने के बाद अपन चैप्टर पढ़ेंगे, इमीडिएटली पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। एंड जितना आपके मॉडल में दिया है उतना मैंने कवर किया, पूरा नहीं दिया है बट बेसिक लेवल पे दिया है ना। फॉर CS प्रोफेशनल इट इज़ गिवन एट अ बेसिक लेवल, बहुत जितना हमने फाइल में पढ़ा था उतना एडवांस लेवल पे नहीं है, बट काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब थ्योरेटिकल लेवल पे काफ़ी दिया है। चलो अभी देखते हैं कंडीशन 1, आपका लिखे हो गए सबका आई होप। तो 4 कंडीशंस, चौथे में 4 में से कोई भी एक। चलो नाउ कंडीशन 1, नॉट एट
आर्म अभी अनफॉर्चुनेटली आर्म लेंथ प्राइस क्या है ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ अगले चैप्टर में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो सीक्वेंस दिया है अपन उसके हिसाब से जा रहे हैं। सो आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है जेन्युइन प्राइस, है ना। मतलब द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड टू नॉन रिलेटिव, बिकॉज मैं रिलेटिव को जो बेचूंगा तो कम दाम में बेचूंगा टू मिनिमाइज माई टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में। सो व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? जेन्युइन प्राइस, जहाँ पे मैं किसी को भी बेचूंगा तो जिस प्राइस बेचूंगा उसको बोलते हैं जेन्युइन प्राइस, ठीक है। चलो, सो अभी इसमें क्या हुआ है देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। यहाँ पे है फॉरेन कंपनी YINC। इन्होंने इनको सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस A एंड सर्विस B, दो सर्विस प्रोवाइड की। मैं अभी नाम नहीं लूँगा पर्पसफुली अभी। और फिर इंडियन कंपनी क्या करेगी, इनको यहाँ से पे करेगी। इंडियन कंपनी यहाँ से क्या करेगी, पे करेगी। अभी ये पे करेगा। अभी देखो, अभी लेट्स से ये ए वाले सर्विस पे 40% टैक्स है बीइंग अ फॉरेन कंपनी, एंड बी वाले सर्विस पे 10% टैक्स है ना। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जिस पे 10% टैक्स है एंड बाकी कंसल्टेंट पे 40%। मतलब जो नॉन रेसिडेंट है ना उनके लिए टैक्स रेट कुछ केसेस पे 10% है। तो इन्होंने दो सर्विसेज दी है। ए जो सर्विस दिया है उस पर 40% टैक्स है एंड जो बी सर्विस है उस पर 10% टैक्स है। अभी देखो, ये उनको पे करेंगे तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज डीम टू एक्रू आरआईज इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में सर्विस दिया है तो इनकम ड्यू इंडिया में हुआ है, तो उनको इंडिया में टैक्स, ये इंडियन इनकम है एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इवन फॉर नॉन रेसिडेंट। तो अब इसमें होगा क्या, देखो लेट्स से अमाउंट है 40 करोड़। अभी 40 करोड़ में ए का 30 करोड़ है एंड बी का 10 करोड़ है। तो ए पे आएगा 40% टैक्स इंडिया में एंड इस पे आएगा 10% टैक्स, बराबर है। ये लीगल एग्रीमेंट है, मतलब लीगल अरेंजमेंट। अभी इन्होंने गलत क्या किया है, बिल का अमाउंट ऑल्टर कर दिया। मतलब ए का अमाउंट कर दिया 10 CR एंड बी का अमाउंट कर दिया 30 CR। तो दिखने के लिए जो बिल भेजा है वो तो 40 CR का ही है, बट यहाँ पे टैक्स अभी ए का जो है वो 40% आएगा और इस पे 10% आएगा। तो देखो क्या हो गया, टैक्स का पूरा अमाउंट ही बदल गया। तो ये जो फॉरेन कंपनी है YINC, ये बिल देते समय टोटल बिल 40 करोड़ का दिया है। जिस इनकम पे ज़्यादा टैक्स है वो इनकम कम किया है, जिस इनकम पे कम टैक्स है वो इनकम ज़्यादा कर दिया। तो ए पे टैक्स 40% था तो ए का अमाउंट ही कम कर दिया, 10 कर दिया, एंड बी का टैक्स कम था, बी का अमाउंट भर दिया। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स निकालेंगे तो ए पे आएगा 12 CR, बी पे आएगा 1 CR, तो यहाँ पे आता 30 CR। अभी ए पे कितना आएगा 4 CR और बी पे आएगा 3 CR, तो 7 CR आएगा। तो कितना टैक्स बचा है, इलीगल 6 करोड़ टैक्स बचाना। तो ये है, इसको बोलते हैं नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस। ये जो पहला वापस लिखा था ना, नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, इसका ये एग्जांपल है कि इन्होंने जो ये पेमेंट किया है दिस इज नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस। तो दिखने के लिए देखो बिल अमाउंट बराबर 40 करोड़ मैच कर दिया, लेकिन जिसके लिए टैक्स ज़्यादा था वो अमाउंट कम कर दिया, जिसके लिए टैक्स कम है वो अमाउंट बढ़ा दिया, एंड ओवरऑल टैक्स 6 करोड़ का बचा लिया। गवर्नमेंट ने काम तुमको पकड़ेंगे क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। सो देयर इज़ नो सार। तो जहाँ पे सार है वहाँ पे सारे अप्लाई होगा, बट जहाँ पे सार नहीं वहाँ पे गार अप्लाई होगा। अच्छा, गार अप्लाई होने के लिए अमाउंट, इज दिस अमाउंट ग्रेटर देन 3 करोड़? यस, अरेंजमेंट है क्या है। सो ये अमाउंट भी 3 करोड़ से ज़्यादा है और चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये इम्परमिसेबल अरेंजमेंट कहा जाएगा एंड गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करेगी। वो क्या करेगी अपन देखेंगे आगे के लेक्चर में। ये अलाउड नहीं होगा ऐसे करना, आपको 13 करोड़ इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बस सिंपल।
तो ये था पहला एग्जाम्पल, नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस। तो ये समझ में, अच्छा आर्म लेंथ प्राइस मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ और ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में, चिंता मत करो। आई होप आपने लिख लिया एग्जाम्पल। अभी दूसरा क्या है, मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। चलो ना देखते हैं मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन क्या है, कैसे होता है। देखो लेट्स से ये अपन ने मतलब आपको सुना रहेगा, इंडिया एंड मॉरिशस, कारण इसका एक ट्रीटी था एंड इस ट्रीटी के तहत जो लोग मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट ना, उन्होंने मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट किया है और उस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ है, और वो कैपिटल गेन क्या था, एग्जेम था। वो कैपिटल गेन क्या था, एग्जेम था, करेक्ट ना, ठीक है। एंड ये प्रॉपर एग्रीमेंट था, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो एज पर जिसको मतलब ट्रीटी, तो ऐसा ट्रीटी हुआ था दो कंट्रीज के बीच में कि मॉरिशस बीइंग अ स्मॉल कंट्री, उनके थ्रू जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएंगे, प्रॉपर्टी तो इंडिया में ही है, अच्छा प्रॉपर्टी इंडिया में मतलब सोर्स कंट्री इंडिया ही है, तो देखा जाए तो अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो कैपिटल गेन यहीं पे टैक्सेबल होगा। लेकिन मॉरिशस से जो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, तो एज पर द टैक्स ट्रीटी डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए वो इंडिया में एग्जेम्प्ट किया गया था, करेक्ट ना। अभी एग्जेम्प्ट इंडिया में किया था, मतलब इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये टैक्सेबल कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली मॉरिशस में होगा, बट इन मॉरिशस नो कैपिटल गेन टैक्स एग्जिस्ट। हाँ, मॉरिशस में कैपिटल गेन टैक्स है नहीं, जैसे इंडिया में 5 हेड्स है, सैलरी, HP, PGPP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मॉरिशस में देयर इज नो टैक्स, कैपिटल गेन है ही नहीं, तो बताओ क्या होगा फिर इससे। इंडिया में टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ट्रीटी, एंड मॉरिशस गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो हेड ही नहीं रखा कैपिटल गेन, तो उनको वहाँ पे भी टैक्स नहीं देंगे वो, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, दोनों कंट्री में गेन एग्जेम्प्ट होगा, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा हो गया कि जो लोग मॉरिशस से इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे उनका कैपिटल गेन टोटली एग्जेम्प्ट होगा, ना मॉरिशस गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है ना इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। तो लोगों ने क्या कर दिया, शेल कंपनी फॉर्म करना स्टार्ट कर दी। शेल कंपनी क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो लेट्स से US में एक है, उन्होंने करेक्ट ना, उन्होंने यहाँ पे शेल कंपनी बनाई एंड उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्ट किया, करेक्ट ना। और उससे क्या होने लगा, फिर वो जो कैपिटल गेन होगा, क्योंकि US अगर डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट करता तो उनको कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ता। अभी US ने क्या किया है, मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो शेल कंपनी उन्होंने मॉरिशस में बनाई, तो अगेन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगेन कैपिटल गेन क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाले थे तो उन्होंने मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रीटी शॉपिंग मतलब इन दोनों के कंट्रीज में ट्रीटी हुआ है, आपने उसका फायदा उठाया है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। सो ट्रीटी शॉपिंग के तहत आपने इसका फायदा उठाया है और अपने गलत तरह से टैक्स बचाया है, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन। अगर ये पता चला तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं। तो सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक क्लॉज डाल दिया, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। इंडियन गवर्नमेंट ने लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज इंसर्ट किया, बोला हम बेनिफिट देंगे पर जो जेन्युइनली मॉरिशस का रेसिडेंट है उसी को देंगे। उन्होंने कंडीशन दी कि मॉरिशस के किस बंदे को मिलेगा,
ऐसे लोग सब लोग फिर मॉरिशस आएंगे नहीं, वहाँ से इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया जिसका नाम रखा लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, LOB क्लॉज उसको बोलते हैं। उसके तहत ये पूरा मतलब अभी भी बेनिफिट है, बट नाउ उन्होंने डिफाइन किया है कि मॉरिशस के किस बंदे को मिलेगा, फिर ये सिस्टम जो था लोगों का वो पूरा बंद हो गया। सो नाउ दिस इज फॉर लिमिटेड पीपल नाउ। एंड फिर ये अभी सार में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज हो गया। मतलब क्या, उन्होंने डिफाइन कर दिया इस सेक्शन में इतना इतने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सो नाउ इट्स नॉट गार, एक्चुअली इट्स सार। बस मेरे को आपको एक एग्जांपल देना पड़ा था। दिस इज नाउ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। उन्होंने बोला कि जो मॉरिशस में है जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें से इन्हीं लोगों को हम बेनिफिट देंगे, हम सभी को बेनिफिट नहीं देंगे। एंड नाउ इट हैज बिकम सार। बट आपको एक एग्जाम्पल देना था कि मिसयूज ऑफ टैक्स प्रोविजन क्या होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ जहाँ पे भी आपने गड़बड़ की, चीटिंग की, फ्रॉड किया, वॉट यू कॉल इट, जहाँ पे इवेजन हो रहा है प्रॉब्लम आपको आएगा। एंड जहाँ पे सार एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे गार एप्लीकेबल होगा, और गवर्नमेंट ने कहा फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो तीसरा, लैक कमर्शियल सब्सटेंस। लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अभी देखो क्या है, लेट्स से अभी यहाँ पे मैं और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। ठीक है, ये उसी का एग्जांपल है। देखो लेट्स से इंडिया में, ठीक है, टैक्स 30% आपको पता है कंपनी के ऊपर। एंड इमेजिन करो जो बाहर की कंट्री है XYZ, फॉरेन कंट्री X, टैक्स इज नील। मैं कंट्री का नाम नहीं लिखता हूँ, मैंने यूएस लिख दिया तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके सर यूएस में टैक्स रियली 0 है क्या, इसलिए मैंने लिखा कंट्री X। तो कोई दूसरी कंट्री X है जहाँ पे टैक्स रेट नील है। ठीक है, अभी ठीक है, नाउ या इतना लिख लो पहले। अभी इमेजिन करो ये है Y लिमिटेड, इन्होंने लोन दिया है X लिमिटेड को, एंड फिर X लिमिटेड क्या देगा, इंटरेस्ट टू Y लिमिटेड। अब ये टैक्सेबल होगा क्या, यस ऑब्वियसली दिस इज टैक्सेबल इनकम। ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, 100% होगा क्योंकि इंडियन इनकम है। ठीक है, अभी इसको देखो कैसे राउंड ट्रिप फाइनेंस करके इसमें चोरी की जाएगी। ठीक है, अभी देखो इसको हम क्या करेंगे, अभी क्या करेगी Y लिमिटेड, वो एक कंपनी फॉर्म करेंगे इंडिया के बाहर, ZINC। ठीक है, कंपनी का नाम है ZINC, उन्होंने ही उसमें इन्वेस्टर है। उन्होंने उनको कैपिटल दिया है, तो Y लिमिटेड ने Z कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पूरा पैसा उनका ही है। फिर Z क्या करेगा, X लिमिटेड को लोन देगा, एंड फिर नेचुरली Z लिमिटेड क्या करेगा, इनको इंटरेस्ट देंगे। Z लिमिटेड क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, बराबर है। अभी हाँ, अभी देखो इनकम किसको मिल रहा है, Z को। अभी क्वेश्चन ये टैक्सेबल कहाँ पे होगा। अभी Z ने लोन इंडिया में दिया है, Z ने लोन इंडिया में दिया है, और अपन ने रेसिडेंट स्टेटस में पढ़ा है कि अगर आपने लोन इंडिया में दिया है, वो रेसिडेंट है, गवर्नमेंट है, अगर कोई याद है तो ये इंटरेस्ट डीम टू बी एक्रू इन इंडिया ही होता है। तो Z के लिए इंडियन इनकम ही माना जाएगा। बट मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छा Z को जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके कंट्री में टैक्स रेट 0% है,
प्लस एज पर डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस एग्रीमेंट इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। एज्यूम कर रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, एज्यूम कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल देने के, रिलेटिव में ऐसा नहीं होगा, या कम टैक्स रेट है, यहाँ पे 30% है, वहाँ पे 5% रहेगा, कम टैक्स रेट है, या 0 है, एग्जाम्पल 0 इज द रेट, तो दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। तो वाई ने क्या किया है, बस अपना कंपनी बाहर फॉर्म किया, पूरे पैसे उनको दिए और उन्होंने एक्स को लोन दिया, फिर एक्स ने इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दिया, वो जेड का इनकम है, देखा जाए तो इंडियन इनकम ही है, बट एज पर ट्रीटी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया के बाहर उनके देश में टैक्सेबल है, या तो टैक्स रेट इंडिया से कम होगा या फिर 0 होगा, तो वो टैक्स देंगे ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी काफी लोग सोचेंगे सर जेड तो बच गया, बट वाई का इसमें फायदा क्या हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो वाई के हैं, जेड क्या करेगा, वाई को देगा डिविडेंड। अभी 1/4/2020 के बाद डिविडेंड इज टैक्सेबल, बट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये फॉरेन कंपनी से मिला है, तो वाई को टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पे। बट एक सेक्शन है जो अपन चैप्टर 2 में टैक्सेशन ऑफ कंपनी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट 15% ही है। Now what is specified फॉरेन कंपनी? जिनका इक्विटी स्टेक मोर देन 26% है, उतना तो रहेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा पैसा इनका ही, मतलब पूरा इक्विटी स्टेक उनका ही है। तो वाई लिमिटेड जब बाहर कंपनी फॉर्म करेगी, लॉजिकली सब ये चोरी करने के लिए कर रही है, तो दे वुड इन्वेस्ट मोर देन 26%, अदरवाइज दे आर फुल यूजलेस पीपल, मतलब नहीं करके फिर तो ये 26% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, एंड तो उनसे मिलना डिविडेंड 15% टैक्स होगा। अभी सोचो पहले जो पैसा मिलता था वो 30% से टैक्स लगता था, अभी बाय डूइंग राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग वो टैक्स रेट 15% पे आ गया। 15% का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बस दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लैक कमर्शियल सब्सटेंस। दिख रहा है कि ये चोरी करने से, भाव से किया, ये भाव जो है वो गलत है, ये इंटेंशन, इमोशन सब कुछ गलत है। सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे भी गार इन्वोक होगा, ठीक है। आई होप आपका लिख के हो गया है, लिख लो, नहीं तो कुछ बाकी है तो फटाफट लिख लो। ठीक है, अभी लास्ट है एबनॉर्मल मैनर। ये तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। दिस इज डन, दिस इज डन, कैरिड आउट इन एबनॉर्मल मैनर। चलो देखते हैं उसका मतलब क्या है। कैरिड आउट इन एबनॉर्मल मैनर, ठीक है। चलो देखो इसका मतलब क्या है। अभी आपको क्या एग्जांपल दूँ? लेट्स से ये एक कंपनी है जिन्होंने, उनके इन्वेस्टमेंट है 10 CR के, एंड जिनका आज का मार्केट वैल्यू लेट्स से 30 CR, कितना है? 30 CR। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, इंडेक्सेशन वगैरह भूल जाओ, इसमें कैपिटल गेन होगा 20 CR। इस पे कितना होगा कैपिटल गेन? 20 CR होगा। अभी ये लॉन्ग टर्म गेन है, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा, मैं इंडेक्सेशन वगैरह सब एज्यूम करके मैं 10 CR लिखता हूँ, ठीक है। चलो, है ना, इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, इंडेक्स कॉस्ट 20 CR, सेल प्राइस 30 CR, 10 करोड़ इज कैपिटल गेन। अभी इसके लिए अप्लाई होता है सेक्शन 112A, जो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है,
एंड उसके तहत टैक्स लगता है 10%। उसके लिए टैक्स कितना लगता है 10%। बट प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो अपन ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके। एंड एज पर मैट कितना टैक्स देना पड़ता है 10% और 15%। रेगुलर इनकम पे तो 10 ही है, विच एवर इज हाइयर। ये बस आप ज़्यादा टेक्निकल लेवल में मत जाओ, मैं आपको ये एक एक लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ। करेक्ट, एक्चुअली कैसे होगा मैंने आपको मैट में बता दिया है कि कैपिटल गेन कौन सा कंसिडर होगा, कौन सा कंसिडर नहीं होगा। दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। ये 100% टेक्निकली राइट नहीं, आई नो दैट, बट आपको मैं ये वर्डिंग कैसे समझाऊंगा, तो ये वर्डिंग समझने की आप कोशिश करो। तो यहाँ पे उनको क्या हो रहा है प्रॉब्लम, दे आर पेइंग टैक्स एट 15%। अभी उनको उसमें तकलीफ हो रही है कि भाई 10% का गेन 15% से हम टैक्स भरे ड्यू टू मैट प्रोविजन। ओके नाउ, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल काम किया। उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया, जहाँ पे उन्होंने एज अ कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट वो लेके आए हैं। तो ये 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए हैं और उनका कैपिटल हो गया 10 CR। अभी उन्होंने क्या किया, ये जो फर्म बनाया इसमें जो पार्टनर्स है, एक कंपनी है एंड एक एम्प्लॉई है जिसको पार्टनर बनाया, एंड इनका शेयरिंग, इनका 95% प्रॉफिट शेयरिंग, इस बंदे का खाली 5% रखा है। मतलब जो भी फायदा होगा उसमें से 95% फायदा किसको होगा, कंपनी के पास आएगा। ठीक है, चलो अभी मैंने एज्यूम किया है कि उन्होंने इसको बाद में बेच दिया। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 CR सोल्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, लेट्स से फॉर 20, या ठीक है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कैपिटल गेन होगा इसके लिए मैट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि खाली मैट प्रोविजन खाली कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म के लिए मैट एप्लीकेबल नहीं है। ये पहला होगा, करेक्ट ना। तो इनका मैट बच गया एंड दे विल पे टैक्स ओनली एट 10%। जो यहाँ पे 15% से वो टैक्स दे रहे थे वो 10% से टैक्स देंगे, करेक्ट ना। सो टैक्सेबल एट 10%, करेक्ट ना। तो अच्छा अभी कंपनी को कैसे मिलेगा, एज अ मेंबर कंपनी को उसमें से 95% मिल जाएगा एंड एम्प्लॉय को 5% मिलेगा। एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, 5% मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो ये दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल। आपको समझ में आया ना। तो फिर बाद में ये टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से 95 कंपनी को मिलेगा और एम्प्लॉय को 5% मिलेगा, या एम्प्लॉय का 1% रखेंगे नॉमिनल, या उससे भी कम रखेंगे, 2 रुपये रखेंगे, बाकी 99.98 कंपनी का रखेंगे ताकि उस पर कोई भी ज़्यादा बर्डन ना आए। एंड आया तो भी कंपनी उसको दे देगी, वो कैश में दे देगी, ये ले बोला भर दे तू भी, वो भी खुश अपन भी खुश, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5% मैंने ज़्यादा बोला, 99%, 1% ऐसा कर लो। सो दीज आर द फोर्थ एग्जाम्पल कैरिड ऑन इन एबनॉर्मल मैनर। तो अगर ऐसे आप 4 प्रकार के गलत काम करते हैं, दीज आर द ओनली इलस्ट्रेशन। इसमें टेक्निकल यू में डिसएग्री विथ फ्यू एग्जाम्पल्स, बट टेक्निकल मैंने एकदम करेक्ट लिया, बट एक दो जगह पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ एजम्पशंस फॉलो किए, बट दैट इज द सिंपल वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इज दिस क्लियर? चलो, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, बस गार अप्लाई होने के लिए 4 में से ये 1 2 3 4 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसको बोलते हैं इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट अरेंजमेंट, जो अलाउड नहीं है, एंड फिर गार इवोक होगा। और 3 कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है, फिर ही 4 देखना है 3 में से। तो ये 4 अगर हो गई, खेल खत्म, गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी और आपसे गलत दबा के आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। तो ये था इंट्रोडक्शन टू गार। और अगले लेक्चर से अपन फिर पूरा नोट्स आपके पास है जो मैंने आपको दिखा है, पूरा डिटेल में अगले लेक्चर से अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।